अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूद फ़कर में खुश आमदीद। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान में फरवरी इंतखाबात और सियासी वर्करों के खिलाफ मुबैना रियासती जबर, उनको हिरासा करना, उनको अगवा करना, उनको नाजायज़ तौर पर हिरासत में रखने के इल्ज़ामात के खिलाफ जामे तहकीकात के लिए एक करारदाद को भारी अक्सरियत के साथ मंजूर करा लिया है। इस करारदाद में इस बात का मुतालबा किया गया है कि हालिया इंतखाबात जो कि पाकिस्तान में मुनक्कद हुए थे 8 फरवरी को, इसके हवाले से पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें ना सिर्फ इस बात का इजहार कर रही हैं कि इन इंतखाबात में रियासती कवानीन को नज़रअंदाज किया गया, बल्कि अवामी हक के रायदही के ऊपर भी डाका मारा गया और रियासत ने अपने इदारों की मदद से इन इंतखाबात और इन इंतखाबात के नताइज के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की और इसके ज़रिए अक्सरियत को अक़लियत पर गालिब कर दिया और अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शदीद जो है वो अनरेस्ट मौजूद है। इसके साथ साथ इस करारदाद में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत मुख्तलिफ सियासी वर्कर, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उनको ना सिर्फ हिरासा किया गया है, उन पर तशद्दुद किया गया है, उनके घरों पर छापे मारे गए हैं, बल्कि इनको जबरी तौर पर हिरासत में रखने के लिए भी मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लिहाजा ये ईवान इस बात पर जोर देता है कि इन तमाम इल्ज़ामात की आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तहकीकात की जाएँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और असल हक़ाइक़ हमारे सामने आ सकें। यह करारदाद न सिर्फ भारी अक्सरियत से मंजूर हुई है, बल्कि इस करारदाद के कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और अगर इस करारदाद के ऊपर अमल दरामद पर रुकावट डाली गई तो फिर पाकिस्तान को कुछ नताइज भी भुगतना होंगे। कौन से, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये भी है कि इस मौके पर जब पाकिस्तान इस वक्त अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, इस मौके पर इस करारदाद के ज़रिए कौन से मकासद हासिल किए जा सकते हैं, और इस सवाल के जवाब के लिए तस्वीर के दोनों रुखों का जायज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल का शिकार है, और अगर इस करारदाद पर लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद नहीं होता तो फिर उसके नताइज क्या होंगे। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी की तलाश में है और सरमायाकारी के नतीजे में ही पाकिस्तान इस इकोनॉमिक मेस से निकल सकता है। हालिया दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से चाइना का दौरा किया गया, और चाइना के इस दौरे के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर CPEC-2 का एक ऑप्शन सामने आया, और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए CPEC-2 के ऊपर अमल दरामद से पाकिस्तान के अंदर ये जो डॉलर्स की कमी थी ये ना सिर्फ दूर हो सकती है, बल्कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी ट्रैक पर आ सकती है। मईशत का पहिया चलने के नतीजे में महंगाई की शरह में कमी आ सकती है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो सकता है और रोज़गार के काफ़ी मौक़े सामने आ जाते हैं। और इस जो है वो CPEC-2 के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के सामने 3 तजावीज़ रखी थी, और इसी प्लेटफॉर्म से एक वीडियो के अंदर मैंने आपको उन तमाम जो तजावीज़ हैं या शराइत हैं, आप इसको जो मर्ज़ी कहें, उससे आपको आगाह भी किया था, और उसमें से एक का ताल्लुक इंटरनल सिक्योरिटी से था, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ये मानती है कि चाइना पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ आकर सरमायाकारी करने के लिए तैयार है, बल्कि चाइना पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न होते भी देखना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने तमाम जो वर्कर्स हैं या अपने तमाम जो शहरी हैं उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना चाहती है। और पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से इंतहा पसंदी है, जिस तरीके की इंतशार पसंदी है, और जिस तरीके से मुबैना तौर पर मुख्तलिफ दहशतगर्द अनासर यहाँ पर सरगर्म हैं, ऐसी सूरत हाल में चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स का पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करना एक ज़रा मुश्किल सूरत हाल थी, और इसके लिए चाइना ने पाकिस्तान को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की हदायत भी की थी या मशवरा दिया था, जिसके नतीजे में एक एपेक्स कमेटी का इजलास होता है जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से तश्कील दी गई थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, और फिर उस एपेक्स कमेटी के ज़रिए ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम का ऐलान किया जाता है और वफाकी काबीना की मंजूरी भी इसके हवाले से हासिल हो जाती है, और अब कौमी असम्बली की यानी पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च भी किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस ऑपरेशन के नतीजे में चाइनीज़ गवर्नमेंट का पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद को बहाल किया जाएगा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और तमाम सरमायाकारों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के
लिए संजीदा है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान में सरमाया आएगा, पाकिस्तान के अंदर जो माशी हालात हैं उसमें बेहतरी के इशारे मिलेंगे, पाकिस्तान की मईशत जो है वो ट्रैक पर आएगी और उसके नतीजे में जो माशी दबाव आम आदमी के ऊपर आ रहा है उसमें कमी आने के इम्कानात हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान यकीनी तौर पर पाकिस्तान के माशी तरक्की के ट्रैक पर आने पर उन तमाम कुव्वतों का होगा जो अपनी सियासी ताले आजमाई के नतीजे में पाकिस्तान को ऐसी ही सूरत हाल और माशी दबाव के अंदर घिरा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश है कि जब तक पाकिस्तान इस सूरत हाल का शिकार रहेगा वो अपने एजेंडास को आगे बढ़ाने के लिए ना सिर्फ काम करते रहेंगे बल्कि इसके नतीजे में उनका इक़्तिदार में आने के रास्ते भी हमवार हो सकते हैं। और चूँकि ये जो CPEC 2 है इसके लॉन्च होने के बाद और इसके कामयाब होने के बाद उनके पास ऑप्शंस बड़े महदूद हो जाएंगे, लिहाजा उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ये जो CPEC 2 है इसके रास्ते में रुकावटें क्रिएट की जाएं। और यही वजह है कि चाइना की तरफ से मुमकिना सरमायाकारी के ऐलान के फौरी बाद ही अमेरिका के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज़ ना सिर्फ एक्टिव हुई थी बल्कि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाने और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को इस मामले में टारगेट करने के लिए भी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया था। अब एक जानिब पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत और रियासत से के मुक़्तदर इदारे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ट्रैक पर लाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये जो CPEC 2 है इसको मुतासर करने के लिए भी जो कुव्वतें हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। और आपको इस बात का तो मुकम्मल तौर पर अब अंदाज़ा होना चाहिए कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने CPEC 1 के रास्ते में रुकावटें क्रिएट की थी और वहाँ पर माजरत के साथ उस वक्त के पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन किरदार भी इस सारे अमल में मुलव्वस थे, जिन्होंने 126 दिन के धरने के दौरान चाइनीज़ प्रेसिडेंट के पाकिस्तान के दौरे को मौखर कराने में किरदार अदा किया। और वो तमाम लोग जिसकी कठपुतली उस वक्त इमरान खान थे, वो अपने तमाम तर ताकत के बावजूद इमरान खान साहब से डी चौक खाली नहीं करा पाए थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस सारे प्रोसेस को अगर हमने रोक दिया या इस प्रोसेस को हमने अगर आगे बढ़ने दिया तो फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ना सिर्फ मुस्तहकम हो जाएगी बल्कि उसके नतीजे में इमरान खान के प्रोजेक्ट को कामयाब करके इमरान खान को इक़्तिदार में लाना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। लिहाजा चाइनीज़ प्रेसिडेंट के दौरे के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये ना सिर्फ जारी रहा था बल्कि पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत को CPEC प्रोजेक्ट की कामयाब लॉन्च के बाद और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब को पनामा में बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम में घर भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल वैसे ही अब भी CPEC जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही अब भी जो बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने अमरीकी आकाओं की मदद से इसके रास्ते में रुकावट क्रिएट करने के लिए कोशिश हैं। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पहले भी पाकिस्तान के इस ऐसे ही तरक्की के रास्ते में रुकावटें क्रिएट की गई और अब जब इस बात को ना सिर्फ इंश्योर किया गया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये करारदाद लेके आनी है तो इस करारदाद की मंजूरी से पहले और इस करारदाद की मंजूरी के बाद भी अमेरिका में रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडा इस वक्त अरूज पर है। इस करारदाद की मंजूरी के बाद ना सिर्फ फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड जिब्रान इलियास साहब सोशल मीडिया पर वारद होते हैं बल्कि वो सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट के ज़रिए इस बात पर खुशी का इजहार भी करते हैं कि जनाब पाकिस्तान दी बाम रोड़ना हुन टाइम आ गया है। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि रियासत मुखालिफ कुव्वतों को इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक उनकी आला कार बनी हुई है, जो इस मुल्क की बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती है। दूसरी जानिब ये जो ऑपरेशन है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ अमन व अमान की सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है, इसके रास्ते में भी बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही रुकावट है। और हद तो ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने इसी जो है ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम इसके हवाले से भी अपनी जो मुहिम है उसका आगाज़ कर दिया है और इमरान खान साहब की तरफ से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई है और इमरान खान साहब ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट से इस पोस्ट को शेयर भी किया है, जिसमें इमरान खान साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा और अमन व अमान का क़याम
ہمیشہ سے تحریک انصاف کی پالیسی رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران دہشت گردی میں بڑی کمی آئی۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں پولیس اور CTD کے اداروں کو مضبوط کیا، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر امن اور استحکام آیا۔ پھر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس وقت افغانستان کے اندر نئی حکومت تشکیل پا رہی تھی اور نئی حکومت پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں مصروف تھی، اس وقت DGISI جنرل فیض حمید کا اس سارے عمل کے اندر ایک کلیدی کردار تھا، لیکن جنرل باجوہ نے PDM کے ساتھ مل کر اس سارے عمل کے درمیان نہ صرف رکاوٹ کریٹ کی بلکہ اس صورتحال کے عروج کے اوپر جنرل فیض حمید صاحب کا تبادلہ بھی کر دیا گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بطور وزیر اعظم جنرل باجوہ کو ان کو تبدیل نہ کرنے کے بارے میں بھی ہدایات جاری کی تھی، لیکن جنرل باجوہ نے جو ہے وہ جو اپنی ایکسٹینشن کے لیے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملک کا بے حد نقصان کر دیا جنرل فیض حمید کا تبادلہ کر کے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں نہ صرف ہمارے سامنے ہیں بلکہ ISI کو ملک میں دہشت گردی کے انسداد سے ہٹا کر تحریک انصاف کو کچلنے پر مامور کر دیا گیا۔ یعنی عمران خان صاحب نے اس موقع پر بھی جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کی جو افغان پالیسی تھی وہ نہ صرف درست تھی بلکہ اب یہ جو آپریشن عزم استحکام شروع کیا جا رہا ہے اس کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت شر پسند ہیں، جن کو ریاست شر پسند سمجھ رہی ہے، ان کی ایک حتمی اماجگاہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ان کی اماجگاہ چکے ہے، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف ہی اس آپریشن کے نتیجے میں سب سے زیادہ متاثر ہوگی، کیونکہ اس کی جو اس وقت ٹیررسٹ پاور ہے یا اس کی جو شر پسندی کی قوت ہے وہ متاثر ہوگی، اور چونکہ وہ متاثر ہوگی اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کا جو کنٹرول ہے وہ بھی متاثر ہوگا، اور اس کنٹرول کے متاثر ہونے کے نتیجے میں ایک اور 9 مئی نہیں ہو سکے گا، اور اس کا دکھ ہے عمران خان صاحب کو۔ دوسری جانب یہ جو قرارداد ہے، جسے کیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ڈبل ایج ہے، یہ جو صورتحال ہے اس کے 2 رخ ہیں۔ اب اگر اس صورتحال کے نتیجے میں جو قرارداد منظور ہو گئی ہے، اور ساری اس کی میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اگر اس قرارداد کے نتیجے میں کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن اگر تشکیل دیا جاتا ہے، کوئی انٹرنیشنل آبزرورز جو ہے یا ایک انٹرنیشنل ٹریبیونل اس حوالے سے تشکیل دیا جاتا ہے جو پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی انریسٹ ہے اور اس انتخابی عمل کے اوپر اعتراضات کو دیکھے گا، اور اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تو پھر امریکی گورنمنٹ اس قرارداد کی روشنی میں پاکستان پر پابندیاں بھی عائد کر سکتی ہے۔ اب یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ سمپل سی بات ہے کہ اگر امریکہ پاکستان پر انتخابی قواعد کی خلاف ورزیوں کے الزام کے تحت کارروائی کرتا ہے، پاکستان پر پابندیاں عائد کرتا ہے، تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ اور یقینی بات ہے کہ پاکستان پر اگر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں تو پاکستان کی ایکسپورٹس متاثر ہوں گی، پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ متاثر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی پر نہ صرف دباؤ آئے گا بلکہ پاکستان کے خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کے بھی امکانات ہیں، اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ اپنے ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکے گی اور ریاست دباؤ کا شکار ہوگی، اور وہ دباؤ عوام کے اوپر منتقل کیا جائے گا جو مارے کو اور مارنے کے مترادف ہے، اور یہ صورتحال حکومت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، لیکن فائدہ مند ہوگی تو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ لہٰذا یہ جو کھیل ہے اس کے بنیادی اغراض و مقاصد اسی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ طے کیے گئے ہیں کہ امریکہ کی پراکسی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف نے مستقبل میں آپریٹ کرنا ہے۔ وہ جو حقیقی آزادی لینے نکلے تھے وہ اب حقیقی غلاموں کا کردار بلکہ غلام ابن غلام کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے پاکستان کے مفادات کو قربان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ کاش بلیک بمبل بیز بھی اس کے اوپر ذرا غور کر پائیں، لیکن مجھے ایسے نہیں لگتا کہ پاکستان کے ادارے، خاص طور پر پاکستان کی جوڈیشری موجودہ حالات کو اسی سینیریو میں دیکھے گی جو کہ حقیقی سینیریو ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔